हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम सामान्य ज्ञान यानी कि जो जनरल नॉलेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसमें आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे सारे ही सब्जेक्ट के और साथ ही साथ करंट अफेयर्स के भी। ओके, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, संविधान विधेयक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है कौन सा? 123वां, जो कि 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है ये पिछड़ा वर्ग पर राष्ट्रीय आयोग को अधिकार देता है। ठीक है ना, कौन सी? नेशनल कमीशन। ठीक है, आप ये राष्ट्रीय परिषद यानी कि काउंसिल, और आयोग की हम बात करें तो यहाँ पर बात है नेशनल कमीशन की, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना। और अगर हम बात करें कि जो 124वां जो बिल है, ठीक है ना, 124वां जो विधेयक है, तो वो क्या है? तो ये जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, ठीक है ना, EWS, जो आर्थिक रूप से पिछड़े जो लोग हैं, किसके? जनरल कैटेगरी के, सामान्य वर्ग के, उनको 10% का आरक्षण देता है। तो इसमें जो है संशोधन होगा कौन से आर्टिकल में, कौन से अनुच्छेद में? तो 15वें और 16वें में। ठीक है, और ये अमेंडमेंट नंबर कौन सा है? तो 103 है। और इसकी अगर हम बात करें तो इसके द्वारा कौन से आर्टिकल में जो है संशोधन होगा? तो आर्टिकल 368 में। ठीक है ना, भाग कौन सा है? 20वां। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का वह हिस्सा जो निर्माताओं के मस्तिष्क और आदर्शों को दर्शाता है। ठीक है ना, किसान नहीं है, मतलब कि जो फ्रेमर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स थे जिन्होंने बनाया था, तो कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है, ठीक है ना, जो उनकी मेंटालिटी को, जो उनके हम कहें आदर्श थे, उनको दर्शाता है, तो वह कौन सी है? प्रस्तावना। ठीक है ना, प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जिसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी बोला जाता था। ओके, और इसमें जो है अभी तक सिर्फ एक बार अमेंडमेंट हुआ है, जो कि कब? 42वां है, 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि कब हुआ था? 1976 में हुआ था, जिसके द्वारा 3 शब्द जो है इसमें जोड़े गए थे। कौन से? सामाजिक पंथ निरपेक्षता, और दूसरा क्या था? अखंडता, सॉरी तीसरा। ये 3 शब्द जो थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में इसमें जोड़े गए थे। निर्देशक सिद्धांत यानी कि जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, इनकी हम बात करें तो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक हैं ये अनुच्छेद। ठीक है ना, और कौन सी कंट्री से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से ये लिए गए हैं। ठीक है, मौलिक सिद्धांत यानी कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, ये लिए गए हैं USA से, और आर्टिकल है इनका 12 से 35। ठीक है ना, और इसको मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर फिर भी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ सारी वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। अगला देखते हैं, विश्व युद्ध द्वितीय के दौरान USA के राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है ना, तो जो विश्व युद्ध द्वितीय के दौरान, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो USA के राष्ट्रपति थे वो कौन थे? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट थे। ठीक है ना, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट थे। और जो UN है, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये इसको बनाने का आइडिया भी किसका था? तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का था। ठीक है ना, और अगर हम विंस्टन चर्चिल की बात करें तो जब भारत में 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, तो ये उस समय जो है प्रधानमंत्री थे UK के। नेक्स्ट देखते हैं, 1945 में हिरोशिमा शहर पर गिराए गए बम का नाम क्या था? ठीक है ना, 1945 में जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब चल रहा था, तो जापान ने USA के पर्ल हार्बर जो पोर्ट था, ठीक है ना, पर्ल हार्बर पोर्ट पर अटैक किया था, और इस बात से नाराज़ होकर USA ने जो है न्यूक्लियर बम गिराए थे जापान के 2 शहरों पर। एक तो हिरोशिमा है, दूसरा क्या है? नागासाकी है। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945। तो जो हिरोशिमा पर गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और जो नागासाकी पर गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन। ठीक है, और जो मटेरियल इसमें यूज़ हुआ था वो क्या था? यूरेनियम 235। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नींबू किसके कारण खट्टा होता है? तो नींबू जो है किसके कारण खट्टा होता है? तो नींबू होता है सिट्रिक अम्ल यानी कि सिट्रिक एसिड के कारण,
और इसमें जो है भरपूर मात्रा में विटामिन सी अवेलेबल होता है, ठीक है ना। एसिटिक एसिड की अगर हम बात करें, एसिटिक अम्ल की बात करें, तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, CH3COOH, इसको एथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। और जो स्कॉर्बिक एसिड है इसमें भी क्या आपको विटामिन सी की अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं इनमें से कौन सा अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, ठीक है ना। तो आपको याद क्या रखना है, ग्लूकोज जो है इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है ना। ग्लूकोज क्या है, इंस्टेंट सोर्स है, और ग्लाइकोजन है वो क्या है, रिजर्व सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है यकृत यानी कि लिवर के द्वारा, ठीक है ना। लार्जेस्ट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का और लार्जेस्ट ग्लैंड भी है। और कौन सा हार्मोन भी ये काम करता है, तो जो इंसुलिन है उसके द्वारा ये काम किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मक्का किसका अच्छा स्रोत होता है। तो जो मक्का है इसमें क्या होता है, सर्वाधिक मात्रा में स्टार्च होता है, ठीक है ना, तो जो कि एक पॉलीसैकेराइड है। इसके बाद हम बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज मैंने आपको बताया इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, और फ्रक्टोज जो है वो क्या है, फ्रूट शुगर है। नेक्स्ट देखते हैं लार किसके पाचन में सहायक है। तो लार जो है किसके पाचन में सहायक होता है, तो लार स्टार्च के पाचन में सहायक होता है, ठीक है ना। हमारा जो सलाइवरी ग्लैंड है उसमें से हम बात करें कि जो एंजाइम्स निकलते हैं वो किसका जो है पाचन करवाते हैं, तो स्टार्च का, ठीक है। और एक दिन में लगभग 1.5 लीटर जो हमारा सलाइवा है यानी कि जो लार है वो सीक्रेट होता है, ठीक है ना। और कौन कौन से जो है एंजाइम्स, तो सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन। नेक्स्ट देखते हैं इनमें से क्या जंतुओं के भोजन में शामिल नहीं होता। तो इनमें से ऐसा क्या है जो जंतुओं के भोजन में शामिल नहीं होता, तो ये क्या होता है, सेल्यूलोज। क्योंकि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास कोई भी एंजाइम नहीं है, ह्यूमन बॉडी में सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम नहीं है, इसलिए हम भोजन में क्या शामिल नहीं होता, तो सेल्यूलोज नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं इनमें से कौन से पाचन अंग में अम्ल उपस्थित होता है। तो कौन से पाचन अंग में होता है, तो ये होता है आमाशय में यानी कि स्टोमक में। स्टोमक में जो ऑक्जेंटिक सेल होती हैं ये सीक्रेशन करती हैं किसका, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। नेक्स्ट देखते हैं इनमें से कौन सा पाचन एंजाइम नहीं है, ठीक है ना। तो इनमें से कौन सा है, पेप्सिन और रेनिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। इसके बाद जो इंसुलिन है, ठीक है ना, तो इंसुलिन है ये क्या है, हार्मोन है, ठीक है ना। ये क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना, ये एंजाइम नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं राज्य की कार्यकारी शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्यपाल को दी जाती हैं। तो किस अनुच्छेद द्वारा दी जाती हैं, तो अनुच्छेद 104 यानी कि आर्टिकल 154। और हम बात करें आर्टिकल 153 की, तो इसमें क्या है कि हर एक राज्य का एक गवर्नर होगा, एक राज्यपाल होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें आर्टिकल 156 की, तो गवर्नर का जो ऑफिस है, गवर्नर ऑफिस कब तक होल्ड करेगा ये कौन बताता है, ये बताता है मतलब राष्ट्रपति के द्वारा ये तय किया जाएगा। तो ये किस आर्टिकल में है, ये है आर्टिकल 156 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्लड ऑफ फायर के लेखक हैं। तो जो फ्लड ऑफ फायर पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो अमिताभ घोष जो है इसके लेखक हैं। 2015 में उन्होंने ये बुक जो है इशू की थी। इसके बाद ये क्या है, एक इंडियन नोवेलिस्ट हैं। नेक्स्ट देखते हैं भारत की भूमि के किस दिशा में सबसे आखिरी हिस्से को इंदिरा कॉल कहा जाता है, ठीक है ना। तो सबसे आखिरी हिस्से को इंदिरा कॉल कहा जाता है किस दिशा का, तो ये कहा जाता है उत्तर दिशा में, ठीक है ना। जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का वो क्या है, इंदिरा कोल है। हम बात करें भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वो कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है। और ये जो है बृहद निकोबार द्वीप में स्थित है, ठीक है। और पहले जो इसका नाम था क्या था, पिग्मिलियन पॉइंट था इसका नाम, ठीक है। और भारत की सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा कॉल है, जो कि कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और कौन सा राज्य भारत और चीन की सीमा को छूने वाला है। तो इनमें से कौन सा राज्य है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश भी किसको, चीन की सीमा को छूता है। हम बात करें भारत के जो पड़ोसी देश हैं जिनके साथ बॉर्डर शेयरिंग होती है, तो ये कौन कौन से हैं, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, चीन एवं बांग्लादेश, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पेरू और किस देश के बीच टीटीकाका झील स्थित है। तो पेरू और जो बोलीविया देश है दक्षिण अमेरिका के, ठीक है ना, दक्षिण अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, जो महाद्वीप है, ये टीटीकाका लेक इन दोनों की बॉर्डर पर सिचुएटेड है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी लेक है, ठीक है ना। और इट इज़ दी हाईएस्ट नेविगेबल लेक, ठीक है ना, सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील है ये, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और अगर हम बात करें पेरू की कैपिटल क्या है, लीमा है। और जो बोलीविया है, तो बोलीविया की कैपिटल जो क्या है, सुक्रे है, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? उपग्रह इनको कहा जाता है। जैसे कि हमारी पृथ्वी की परिक्रमा की जाती है चंद्रमा के द्वारा। चंद्रमा जो है उपग्रह है किसका? पृथ्वी का। उसको पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने में लगभग कितना समय लगता है? तो 27 दिन 8 घंटे लगते हैं। ठीक है। पुच्छल तारे की हम बात करें तो पुच्छल तारा या फिर धूमकेतु या फिर कॉमेट, जो क्या है सौरमंडल के छोर पर बहुत छोटे छोटे जो सब्सटेंस होते हैं जो वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? पुच्छल तारा, धूमकेतु या फिर कॉमेट बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? तो किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? तो ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है ना। क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 को जो है अमृतसर में क्या हुआ था कि जो डॉक्टर सत्यपाल और जो किचलू थे उनकी गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। और फिर इसके बाद जब इसकी जांच की गई ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो उन्होंने जो मरने वाले लोग थे उनके नंबर्स कम बताए थे, जबकि एक्चुअल नंबर ज़्यादा था। और इसी के विरोध में जो है इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो थी वह वापस कर दी थी। नेक्स्ट देखते हैं, श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? तो जो श्रीरंगपट्टनम की संधि है इसका जो संबंध है तृतीय एंग्लो मैसूर वॉर से है। ठीक है ना। किससे? तृतीय एंग्लो मैसूर वॉर से, जो कि 1792 में हुई थी। ठीक है। जो पहला था कौन सा? पहला जो एंग्लो मैसूर वॉर था, ठीक है ना, उसमें कौन सी संधि हुई थी? तो मद्रास की संधि हुई थी, जो कि 1769 में हुई थी। और जब दूसरा हुआ एंग्लो मैसूर वॉर, जो कि कब हुआ? जो एंग्लो मैसूर वॉर दूसरा हुआ, उसके बाद जो संधि हुई थी वो कौन सी हुई थी? मंगलौर की संधि, जो कि कब हुई थी? 1784 में हुई थी। और जब चौथा हुआ तो उसके बाद टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी 1799 में। ठीक है ना। टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के आपस में ये युद्ध लड़े गए थे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? ठीक है ना। तो ये कौन थे? लॉर्ड मेयो थे। लॉर्ड मेयो का जो टाइम पीरियड है 1869 से 72 तक ही रहे हैं। इन्हीं के टाइम पे भारत में प्रथम जनगणना हुई थी। ठीक है ना। और अफ़गान के एक शेर अली अफरीदी नाम के इंसान ने 1872 में इनकी हत्या कर दी थी। लॉर्ड लिटन की हम बात करें तो 1876 से 80 तक ये रहे हैं और इन्होंने पास किया था वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें लॉर्ड डलहौजी की, तो ये 1884 से 56 तक रहे हैं। और जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था, जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी थी, हड़प नीति का सिद्धांत, वो भी इन्हीं के द्वारा लाया गया था। और 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट भी यही लाए थे। और 1854 में लोक सेवा जो विभाग था उसकी स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई थी। ठीक है। अगर हम बात करें लॉर्ड हार्डिंग की, तो 1844 से 48 तक ये रहे हैं। ठीक है। और इन्हीं के समय पर जो पहला एंग्लो सिख वॉर था वो हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्नैकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किए गए थे? मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, किसके द्वारा? लिटन के द्वारा करे गए थे। ठीक है ना। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, जो कि वर्नैकुलर प्रेस अधिनियम में क्या था कि जो इंडियन प्रिंटिंग है, ठीक है ना, प्रिंटिंग और जो सर्कुलेशन है न्यूज़पेपर का, तो इस पर उनका पूरा कंट्रोल हो, कोई भी सेडिशियस मैटर जो है प्रिंट ना हो पाए और ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ भी चीज़ लोगों तक ना पहुंचे जो लोगों को उनके लिए भड़काए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो पहले हम बात कर लेते हैं मैग्ना कार्टा की। तो मैग्ना कार्टा क्या था? एक चार्टर था। ठीक है। ब्रिटेन का एक चार्टर था जो कि वहाँ के लोगों को कुछ राइट्स देता है। ठीक है ना। जो इम्पॉर्टेंट जो राइट्स हैं, जैसे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मैग्ना कार्टा बोला जाता है, तो किसको बोला जाता है? फंडामेंटल राइट्स को बोला जाता है। तो भारतीय शिक्षा का किसे बोला जाता है? वुड्स डिस्पैच को, जो कि कब आया था? 1854 में। सर चार्ल्स वुड ने जो है इसको 1854 में इंडिया भेजा था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ हुई थी? तो इस बक्सर की जो लड़ाई है 1674 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ किसकी हुई थी? मीर कासिम। ठीक है। इन्हीं के साथ जो अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला एवं जो मुग़ल बादशाह थे, कौन से? शाह आलम द्वितीय, और जो है ये खिलाफ थे किसके? ब्रिटिशर्स की। इसमें भी जीत किसकी हुई थी? अंग्रेज़ों की ही हुई थी। ठीक है। और जो अंग्रेज़ों के सेनापति थे वह कौन थे? हेक्टर मुनरो थे। ठीक है। और आप प्लासी का बैटल भी याद रख सकते हैं, 1757 में हुआ था। ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव और जो है सिराजुद्दौला जो थे बंगाल के नवाब।
नेक्स्ट देखते हैं तकला मकान मरुस्थल किस देश में उपस्थित है। तो तकला मकान जो है किस देश में है, ये है चाइना में, ठीक है। चाइना की ये क्या है, डेजर्ट है। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में संन्यास की घोषणा करने वाले क्रिकेटर सना मीर किस देश की पूर्व कप्तान है। तो ये किस देश की पूर्व कप्तान है, तो पाकिस्तान की हैं, ठीक है ना। 34 साल की उम्र में इन्होंने जो है क्रिकेट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम के ये कप्तान रह चुकी हैं। और हम बात करें T20 गेंदबाजों में जो इनका नंबर है 41वें नंबर पर है, ठीक है ना। और ICC की जो वनडे रैंकिंग में उस पर इनका जो नंबर है वो कौन सा है, 9वां है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 14 अप्रैल 2020 को चीनी अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर चीन ने अपने पहले मंगल अन्वेषण मिशन को नाम दिया है। तो इन्हें नाम दिया है तेनवेन फर्स्ट, ठीक है ना। चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन है, उन्होंने जो है इनका पहला मंगल अन्वेषण मिशन है उसको ये नाम दिया है। नेक्स्ट देखते हैं किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि CAPF ने भौतिक स्पर्श के बिना फाइलों और दस्तावेज़ों की आवाजाही को सक्षम करने के लिए कार्यालय यानी कि ऑफिस अनुप्रयोग किया है। तो इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है कार्यालय, तो ये किया गया है CISF के द्वारा, ठीक है ना। CISF के द्वारा ये किया गया है ताकि जो भी फाइलें और दस्तावेज हैं वो मतलब अगर लोग छुएंगे तो ऑब्वियसली जो कोरोना वायरस आजकल चल रहा है तो वो फैलेगा, तो इसीलिए ये ऐप लॉन्च किया गया है जिससे कि इसका खतरा जो है कम किया जा सके। नेक्स्ट देखते हैं उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि CVC, ठीक है ना, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है संजय कोठारी को, ठीक है। जो KV चौधरी थे जून 2019 में ये रिटायर हो गए थे और उसके बाद से जो ये पोस्ट खाली थी इसके बाद संजय कोठारी को इस पोस्ट पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला स्व सहायता समूह के लिए शून्य ब्याज ऋण योजना शुरू की है। तो ये जो योजना है आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है ना, YS जगनमोहन रेड्डी, उनके द्वारा लगभग 8.78 लाख जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, ठीक है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप आप जानते होंगे, स्व सहायता समूह जो हैं उनके लिए 1400 करोड़ का जो है मदद के लिए इन्होंने बोला है, जिसमें कि लगभग 91 लाख यानी कि 91 जो लाख मेंबर्स हैं इसके उनको लाभ पहुंचेगा। और जो SHG की जो महिलाएं हैं उनके लिए शून्य ब्याज ऋण योजना इन्होंने शुरू की है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अगर पसंद आती तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।